जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त, ये हमारा आज से यहाँ से साइंस का एक नया चैप्टर, जैसा कि हमने पिछले ही सेशन में आपको बताया था और समझाया था इस बात को कि हम जैसे अभी केमिस्ट्री का 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, पहला और दूसरा। अब इसके बाद हम आपको फिजिक्स शुरू करेंगे दोस्त। यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड में देखिएगा तो 8वां ये चैप्टर है जहाँ से फिजिक्स शुरू हो रहा है। तो चलिए दोस्त, चलते हैं एक बार फिजिक्स की दुनिया में। अभी हम केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर पूरी अच्छे तरीके से हमने उसको समझ रखा है, उसको नोट्स भी बना लिया है और अंत में जो अभ्यास प्रश्न है दोस्त उनको अभी करना बाकी है, तो वो हम किसी दिन लाएंगे। आप अभ्यास प्रश्न अपने से कर कर रखिएगा, हम वो किसी दिन लाएंगे जहाँ पर हम लोग सभी प्रश्नों को चर्चा करेंगे और समझेंगे। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं अपना 8वां चैप्टर, जो मोशन यानी गति के नाम से यह चैप्टर आपके एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड में है। तो आइए एक बार सेशन को शुरू करते हैं। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्त, स्लाइड पे, अपने स्लाइड में देख सकते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं 8वां चैप्टर, जिसको हम इंग्लिश में मोशन कहते हैं और हिंदी में गति कहते हैं। समझेंगे दोस्त, सबसे बड़ी बात होती है कि गति को समझना। गति किसे कहते हैं या इसे हम कैसे समझ पाते हैं कि हाँ ये चीज़ गति है। तो इसके लिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्त, अपने आसपास, अपने वातावरण या अपने शरीर या कहीं भी आप एक नज़र उठाकर देखिएगा तो आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें लगेगा कि हाँ ये गति में है। आत्म अनुभूति होगा, अपने से ही पता चलेगा कि हाँ ये गति में है। जैसे अगर आप अपने बॉडी की बात करें तो आपके बॉडी के अंदर रक्त प्रवाह होता रहता है दोस्त। तो रक्त प्रवाह होते रहते हैं, यानी कि रक्त एक अंग से दूसरे अंग, मतलब चारों तरफ आपके जितने भी अंग हैं सभी जगह ये रक्त आपके हृदय से होते हुए पहुंचते हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि जो रक्त का प्रवाह हो रहा है वो कैसा है, उसका क्या, वो क्या है, वो गति है। क्या है? एक मोशन है। या फिर आप अपने आसपास नज़र थोड़ा दौड़ाइएगा तो देखिएगा कि हालांकि गति जो हो रहा है, जैसे वायु का गति आप जैसे हो रहा है, अब उसके अंतर्गत आप ये सोचिएगा कि हाँ वायु वास्तविक रूप से दिखाई दे तभी हम क्लियर कर पाएंगे कि हाँ ये गति है। नहीं दोस्त, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप महसूस कर कहीं पता कर सकते हैं कि हाँ फिलहाल यह चीज़ गति में है। जैसे आप पत्तियों को हिलते हुए देख सकते हैं, या तूफान जब आता है तो आप देख सकते हैं कि हाँ, आप कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर जो वायु है किस में है? गति में है। किस में है दोस्त? गति में है। वही इसी प्रकार आप आसपास अपने जो भी चीज़ें, कोई वस्तु को देखते हैं, उड़ती हुई एरोप्लेन को देखिए या फिर बस, जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को आप कह सकते हैं कि हाँ ये मोशन में है। तो आइए चलिए दोस्त समझते हैं। ये हमारा एक भूमिका हुआ है, उसके बारे में हुआ क्या चीज़ें हैं, पर आपके चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है वो आप देख सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं। हमारा एक पॉइंट है दोस्त, समझिएगा। पॉइंट है क्या? कोई वस्तु गति में कब है। कोई वस्तु गति में कब है, ये आप इसका निर्धारण कैसे करेंगे? समझेंगे दोस्त, सबसे बड़ी बात यह है कोई भी वस्तु गति में कब होती है। अब समझिएगा, अगर आप एक बस में बैठे हैं दोस्त, बहुत सारे लोग बस में बैठे हैं, अगर आप उस बस में जो आपके बगल वाले सीट में बैठे हैं अब उनकी बात करेंगे तो वो आपकी अपेक्षा क्या वो गति में है? वो गति में है या नहीं? सबसे पहली बात, अगर आप उस बस में बैठे हैं तो जाहिर से बात कहेंगे कि नहीं, जो बगल वाले सीट पर बैठे हैं वो गति में नहीं है। परंतु वहीं जो कोई बाहर से अवलोकन कर रहा हो, कोई बाहर से देख रहा हो किसी व्यक्ति को उस बस के अंदर, तो जाहिर से बात यही कहेगा कि हाँ भाई वो गति में है। कंडीशन ये है कि वो बस चलती रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बंद हो। यानी कि जब कभी भी आप गति का बात करेंगे दोस्त तो एक मूल बिंदु का निर्धारण करेंगे। मूल बिंदु निर्धारण करने का मतलब किसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसकी अपेक्षा जिसका आप कह रहे हैं, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं कि वह वस्तु गति में है, तो उसका एक मूल बिंदु एक होना चाहिए, एक स्थिति होना चाहिए कि हाँ उसकी अपेक्षा में है
या कैसे है। यानी कि अगर आप किसी भी वस्तु को आप गति कह रहे हैं दोस्त, तो सबसे पहले दोस्त ये निर्धारण करना पड़ेगा कि उसका कंपैरिजन, उसका तुलना किस पॉइंट से कर रहे हैं। अगर बस में बैठे जो लोग हैं दोस्त, दो दोस्त हैं ए और बी, आप देखेंगे जैसे मान लीजिए इस प्रकार की ये ए और बी दो बस में, और ये बस किस में है, गति में है। समझेंगे दोस्त, ये बस चल रही है अपने सड़क पे और दो व्यक्ति इसके अंदर गत बैठे हैं। जब आप पता करना चाहेंगे कि ये गति में है कि नहीं है, ये हम कैसे कब बता पाएंगे कि ये गति में है या नहीं, तो इसका एक तुलनात्मक बिंदु होना चाहिए। अगर आप बी को तुलना में रखकर ए को देख रहे हैं तो कहेंगे कि ये दोनों सीट पर बैठे हुए हैं, तो यह गति में नहीं है। वहीं अगर आप कोई बाहर सी व्यक्ति है दोस्त, अगर इसके तुलना में ए या फिर बी का बात करेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, ए और बी सी की अपेक्षा गति में है। समझेंगे दोस्त, ये दोनों व्यक्ति बस में बैठे हैं और बस गति कर रही है, यानी मोशन में है, परंतु ये दोनों व्यक्ति जो बस में बैठे हैं, दोनों व्यक्ति एक साथ बैठे हैं, परंतु जब ये दोनों का एक दूसरे से तुलना किया गया, यानी कि ए का गति में है कि नहीं है, बी गति में है कि नहीं है ए के तुलना में, इसका जब कंपैरिजन किया गया तो देखा गया कि नहीं, ये गति में नहीं है, ये गति में नहीं है। परंतु जब यहीं पर हम सी का ए और बी से तुलना किए, जो सी बस के बाहर है, तो हमने क्या पाया दोस्त, हमने ये पाया कि ए और बी कंपैरिजन टू सी क्या है, गति में है। यानी कि एक बात तो फिक्स होता है दोस्त, एक बात एकदम पक्का है कि अगर आप किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु पदार्थ, किसी भी चीज़ का अगर आप सोचते हैं कि हम वो कहें वो गति में है या नहीं है, तो सबसे पहले ये निर्धारण करना होगा कि आप उसका निर्धारण किसके तुलना में कर रहे हैं। आप इस बात को समझ रहे होंगे दोस्त कि हम गति कब कहेंगे। आइए चलते हैं सेकंड पॉइंट को समझते हैं। देखिएगा दोस्त, एक बात और ध्यान से समझिएगा दोस्त, आपके सामने जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं, जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन आपका बिहार बोर्ड या एनसीईआरटी जो है उस पर आधारित है। तो ये कभी भी दिमाग में नहीं लाएंगे दोस्त कि हाँ ये पॉइंट छूट जाएगा, नहीं, कभी नहीं लाएंगे दोस्त। क्यों? क्योंकि हम एक एक पॉइंट, एक एक सेंटेंस को आपके सामने डील कर रहे हैं, उस चीज़ों को समझा रहे हैं। और आप यह चीज़ पढ़ने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा पीछे जो भी साइंस के क्लास रहे हैं दोस्त, आज समझते हैं, हम चीज़ों को पहले समझाते हैं, उसके पश्चात वो चीज़ों को हम आपके सामने लिखवा देते हैं। और एक काम आपका और रहेगा, जैसे आप ये पढ़ लेते हैं तैसे ही आप रीडिंग भी करेंगे। बुक का रीडिंग करना ज़रूरी है दोस्त। कोई कितना भी महान टीचर आ जाए, कुछ भी बोल दे, बात को निकाल देना कान से। बुक का रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप जब बुक पढ़ेंगे, आपको भले ही समझ में आ गया हो दोस्त, वो मैटर नहीं करता है, आपको भले ही समझ में आ गया हो, लेकिन वो बात नहीं है। आपको बुक का रीडिंग करना है। क्यों? क्योंकि बुक का जब आप रीडिंग करेंगे ताकि आपको ये समझ में आएगा कि अब जैसे गति है, तो गति में ती जो है बड़ी है, दीर्घई या हर्षई है, इसका नॉलेज आपको होगा। इसी तरह बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे, तो उन शब्दों का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, उनको लेखन किस प्रकार किया जाता है, व्याकरण के अनुसार किस प्रकार लेखन उनका किया जाता है, ये सब चीज़ों को, शब्दों को आपको ज्ञान होगा। इस वजह से आप प्लस जब आप पढ़ेंगे खुद से, तो और भी चीज़ें निकल कर आएंगी, लगेगा कि हाँ अब और जो सर पढ़ाए हैं उस पर और मेरा स्थिति क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है, हम और अच्छे से समझ रहे हैं। इस वजह से जब कभी भी आप ये पढ़ लें तो एक बार रीडिंग, जहाँ जिस पॉइंट तक हमने आपको पढ़ा दिया है उस पॉइंट तक रीडिंग आप कर ही नेक्स्ट क्लास अटेंड कीजिए दोस्त, काफ़ी फायदेमंद रहेगा। चलिए आइए चलते हैं सेकंड पॉइंट को समझते हैं। समझिएगा क्या कह रहा है दोस्त, कि एक वस्तु जो किसी के लिए गति तो किसी और के लिए स्थिर। अब समझिएगा, हमने आपको अभी यहाँ पर समझा दिया दोस्त। अब ये बस है दोस्त, जो आप समझिएगा दोस्त, हमने दूसरा पॉइंट समझा रहे हैं फिर से। ये जो बस के अंदर है दोस्त, अब समझिएगा, ये ए है, बी के रिस्पेक्ट में क्या है, स्थिर है, या फिर आपका बी जो है ए के रिस्पेक्ट में क्या है, स्थिर है। लेकिन जब वही हम सी की बात किए तो ये दोनों क्या है, सी के रिस्पेक्ट में, सी की तुलना में क्या है, गति में है। तो ये वही बातें कह रहा है दोस्त। मतलब कि आप जब गति का निर्धारण करने जाएंगे किसी वस्तु के बारे में, तो वो स्थिर है या
मतलब गतिमान है, तो इसका आप निर्णय एक मूल बिंदु से या किसी एक पॉइंट से तुलना कर कर ही आप पता कर सकते हैं। ये इस पॉइंट का मतलब है। ये सभी पॉइंट दोस्त आपके एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड से ही लिए हैं, समझिएगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि कुछ जटिल गतियाँ हैं, जैसे कुछ गतियाँ हैं दोस्त, आप देख सकते हैं, कुछ मोशन है, मोशन के प्रकार कह सकते हैं। एक सरल रेखा की गति है, मतलब समझिएगा, एक सीधी रेखा पर कोई बस गुजर रही है, चल रही है, तो वो आपको इस गति के अंतर्गत आ जाएगा। हम आपके अभी इस चैप्टर में इसी सीधी रेखा पर जो गति जो भी ऑब्जेक्ट करेगा, चाहे बस हो, स्कूटर हो, साइकिल हो, जो भी चीज़ें हो, उन सभी चीज़ों का हम अध्ययन आपके चैप्टर में होने वाला है दोस्त। उसके पश्चात वृत्तीय पथ के बारे में समझिएगा। कोई वृत्तीय सर्कल है, उस पर कोई व्यक्ति रनिंग कर रहा है, तो वो वृत्तीय मोशन हो जाएगा, वृत्तीय गति हो जाएगा, यानी वृत्तीय पथ पर गति हो जाएगा। ये गति का दूसरा प्रकार है। उसी प्रकार घूर्णन, आप देख सकते हैं दोस्त कि आपकी जो हमारी पृथ्वी है दोस्त, इस यूनिवर्स में आप जानते हैं कि सन का वो क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। पर आप ये भी जानते हैं कि वही पृथ्वी जो सूर्य का परिभ्रमण कर रही है, क्या कर रही है, परिभ्रमण, परिभ्रमण भी एक गति ही है। उसी प्रकार वो जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूर्णन भी कर रही है। घूर्णन करने का मतलब समझिएगा दोस्त, घूर्णन करने का मतलब ये है दोस्त कि ये जैसे हमारी पृथ्वी होगी तो ये कुछ एक्सिस इसका ऐसे होता है और इस पर, इस एक्सिस पर ये ऐसे ऐसे घूर्णन कर रही है। इस प्रकार क्या हो जाएगा दोस्त, ये क्या हो जाएगा, घूर्णन। उसी प्रकार आप देख सकते हैं एक कंपन, कंपन भी क्या है, एक तरह का एक गति है। कोणों का कंपन जो होता है, ये सब अभी आपने क्या देखा दोस्त, अभी हमने गति के बारे में समझा, उसकी थोड़ी बहुत भूमिका देखा कि हम गति किसको कह सकते हैं, गति एक्चुअल हम किसे कह सकते हैं, आखिर हमारा गति समझने का क्या तरीका है कि कोई पदार्थ या कोई वस्तु गति में है, ये हम किस प्रकार निर्णय करेंगे, हमने ये समझा। कुछ गति के प्रकार हमने देखा, जैसा कि आपने देखा वृत्तीय, रेखीय गति, या फिर आप घूर्णन गति या कंपन गति। आइए चलते हैं आगे। ये थोड़ा मोटा मोटी आपके भूमिका रहा दोस्त मोशन के बारे में। आइए चलते हैं अपने पॉइंट 8.1 में। 8.1 में है दोस्त गति का वर्णन, यानी यह पॉइंट आपको गति का वर्णन के नाम से मिलेगा। अब आइए इसमें एक बिंदु हमें सिर्फ जानकारी लेना है दोस्त, बाकी आप अपने से रीडिंग करेंगे, वादा कीजिए। समझिएगा, किसी वस्तु की स्थिति को दिखाने के लिए किसी मूल बिंदु की आवश्यकता होती है, जो हमने आपको बताया है दोस्त, वही बातें इस 8.1 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्त, वही चीज़ें कि मतलब अगर आप किसी वस्तु को वो गति में है कि नहीं है ये आप जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके एक मूल बिंदु को निर्धारण करेंगे, यानी कि एक और दूसरे बिंदु यानी एक और स्थिति का निर्धारण करेंगे, तब आप पता लगा सकते हैं कि वो गति में है या नहीं है। मतलब समझेंगे दोस्त, अगर आप खुद ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि कोई वस्तु गति में है या नहीं, तो आप मूल बिंदु होखेंगे। ध्यान से समझेंगे दोस्त, अगर आप खुद ऑब्जर्व करना चाहते हैं, अगर आप खुद ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि कोई भी पदार्थ, वस्तु, जो भी चीज़ें हैं वो गति में है या नहीं, तो उस गति के रिस्पेक्ट में आप मूल बिंदु का काम करेंगे। मतलब अगर आप देखना चाहते हैं दोस्त, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये जो बस है यह गति कर रही है या नहीं कर रही है दोस्त, ये दो बसें हैं, आप देखना चाहते हैं इन्हें कि गति कर रही हैं नहीं, तो आप एज अ मूल बिंदु के रूप में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्त, मूल बिंदु के रूप में। क्या हो जाएंगे दोस्त, आप मूल बिंदु के रूप में हो जाएंगे। परंतु अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई बसें हैं, दो बसें हैं ये इस प्रकार, और एक बस पर आप सिर्फ बैठे हैं और दूसरी बस, यानी दोनों बसें एक चल रही हैं, तो आप कभी कभी ऑब्जर्व किए होंगे दोस्त, अगर आप रेलगाड़ी पर या बस पर बैठे होंगे तो कभी कभी आपको भ्रम हुआ होगा, जब दोनों रेलगाड़ियां एक ही स्पीड से चलने लगती हैं, बराबर स्पीड से, या फिर दोनों बस एक ही स्पीड से चलने लगती हैं, तो आपको लगता है जैसे कि जो सामने वाली बस है और अपना जो बस है वो थम सी गई हैं, एक रुक सी गई हैं। वहाँ पर रिलेटिव स्पीड काम करने लगता है दोस्त। क्या काम करने लगता है, रिलेटिव स्पीड। मतलब कि एक बस दूसरी बस के स्पीड का कंपैरिजन होने लगता है। क्या होने लगता है, कंपैरिजन होने लगता है। हालांकि आप
उस बस, जो दोनों बसें हैं वो मोशन कर रही हैं, परंतु आप उस बस में, जो एक दूसरी बस है आपका दोस्त उसमें बैठा है, जो एक और पहली जो बस है उसमें आप बैठे हैं, आप दोनों लोग उस बस में स्थिर हैं, परंतु जब वो सेम स्पीड से चल रही हैं दोस्त, तो लगेगा जैसे कि हाँ हम लोग बगल में ही बैठे हैं, कुछ मोशन नहीं है, ऐसा प्रतीत होगा। तो यही दोस्त यही बातें कह रहा है, मतलब कि अगर आप किसी भी वस्तु, पदार्थ या कि बस, ट्रक, जो भी है दोस्त, अगर आप उसे मोशन डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसका रिस्पेक्ट आपको बताना पड़ेगा, यानी उसका तुलना किसी एक बिंदु से करना पड़ेगा। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप मूल बिंदु हो जाएंगे, या फिर आप किसी और के रिस्पेक्ट में, जैसे कि सन के रिस्पेक्ट में पृथ्वी का देखना चाहते हैं मोशन है कि नहीं, तो सन क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। ये होता है दोस्त गति का वर्णन, बस यही एक पॉइंट आपको पढ़ना है। आइए चलते हैं, समझते हैं दोस्त। अब आएंगे दोस्त इसमें 8.1 में हमने गति का वर्णन हेडिंग, उस चीज़ को समझ लिया, उसमें क्या मेन मुद्दे हैं उस चीज़ को हमने समझा। अब उसमें 8.1.1 में आप देखेंगे कि सरल रेखीय गति का बात किया गया है दोस्त। किसका बात किया गया है, सरल रेखीय गति का। आइए समझते हैं सरल रेखीय गति क्या होता है, समझेंगे दोस्त। देखिएगा, आप इस प्रकार अपने स्लाइड में देख सकते हैं दोस्त, ये आपको एक नंबर लाइन बनाया गया है, नंबर यानी संख्या रेखा दिखाया गया है, जहाँ पर 0 से शुरू किया गया है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसी कुछ दूरियां दर्शाई गई हैं। एक जो है दोस्त वो सी पर है, एक बी जो है 25, 35 और ए 60 पर है। इस प्रकार कुछ वस्तु समझ लीजिए या कोई भी चीजें दर्शाई गई हैं। आइए समझते हैं सरल रेखीय गति क्या होता है दोस्त। सिंपल बात है दोस्त, जब कोई पदार्थ, या फिर पदार्थ ना कह के ये केमिस्ट्री का भाषा हो जाएगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, वस्तु अगर एक सीधी रेखा पर अपनी कुछ स्पीड से, चाल से, कुछ भी चीज से दोस्त, अपने 15 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर जो भी हो, अगर एक सीधी रेखा में चल रही है, मोशन कर रही है, उसके अंदर गति है, तो सरल रेखीय गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, सरल रेखीय गति। मतलब समझिएगा, ऐसा गति जो एक सीधी रेखा या सीधी सड़क पर वस्तु क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो, उसका डायरेक्शन चेंज ना हो रहा हो, मतलब उसका दिशा परिवर्तन ना हो रहा हो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ऐसा गति जिसका दिशा परिवर्तन ना हो रहा हो, वो एक सीधी सड़क पर या सीधी रेखा पर चल रही हो, ये क्या हो जाएगा, सरल रेखीय गति। आइए इसमें कुछ पॉइंट है दोस्त, समझते हैं उसे। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण कहलाता है। समझेंगे दोस्त, कोई भी भौतिक राशि हो सकती है, फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दूरी का। किसका बात कर रहे हैं, दूरी का। कोई भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो अगर गति में है तो कुछ न कुछ तो वो दूरी यात्रा करेगी ही करेगी। समझेगा दोस्त, अगर एक बांस है, ऑब्जर्व कीजिएगा, थोड़ा समझिएगा, देखिएगा, देखिएगा दोस्त, ये कोई एक बांस है और एक सीधी रेखा है। क्या है, सीधी है या सीधा सड़क है, ऐसा समझिए, सीधा रास्ता है। तो जाहिर सी बात है इस सीधे रास्ते पर कोई दिशा परिवर्तन होगा ही नहीं, तो ये अपना सरल रेखीय गति हो जाएगा। अब समझेंगे दोस्त, यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर चला, मान लेते हैं 25 किलोमीटर है। कितना है, 25 किलोमीटर है। अब ये 25 किलोमीटर का दूरी तय किया। क्या किया दोस्त, दूरी तय किया, यानी कि जब ये चलना शुरू किया तो यहाँ तक पहुँच गया, तो हम ये समझें कि यह कितना किलोमीटर दोस्त, 25 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया है। 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर क्या है दोस्त, यह एक अंकीय मान है, क्योंकि आप जान रहे हैं 2 और 5 क्या है, एक अंक है। क्या है दोस्त, एक अंक है। उसने, बस ने यात्रा किया, कुछ गति की। अब जब कुछ गति करेगा दोस्त, तो कुछ न कुछ तो वो दूरी चलेगा ही। तो कितना चला, 25, और वो 25 क्या हो जाएगा, उसका परिमाण, मैग्नीट्यूड।
क्या हो जाएगा दोस्त? परिमाण। ये क्या हो जाएगा? परिमाण या मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा दोस्त? मैग्नीट्यूड। 25 क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। समझेंगे? सिंपल बात समझिएगा दोस्त। फिलहाल अभी डिस्टेंस का बात हो रहा है, परंतु भौतिक रूप से फिजिक्स की दुनिया में जितनी भी राशियां हैं, बल हो, स्ट्रेस हो, प्रेशर हो, या जितनी भी राशियां आप अपने देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं दोस्त, वो सभी राशियों में अगर अंकीय मान आता है तो उसका परिमाण कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त? परिमाण कहलाएगा। समझेंगे? अगर हम बोल रहे हैं 2 पास्कल प्रेशर लगाइए, तो ये 2 क्या हो जाएगा दोस्त? परिमाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा दोस्त? या इसका परिमाण हो जाएगा। उसी प्रकार हम बोल रहे हैं 2 न्यूटन का फोर्स लगाइए, तो 2 क्या हो जाएगा? इसमें परिमाण हो जाएगा। अगर हमने बोल दिया कि मोहन 10 किलोमीटर स्कूल से अपने घर गया, या फिर हमने बोल दिया, कोई भी वाक्य बोल दिया कि मोहन का घर और उसके स्कूल के बीच में 10 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है दोस्त? 10 किलोमीटर की। तो ये 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? परिमाण। यानी सिंपल, कभी भी हमेशा दिमाग में रखिएगा दोस्त कि जब कभी भी आपकी भौतिक राशियां, कुछ भी हो सकता है दोस्त, पहले बोल रहे हैं कुछ भी हो सकता है, दूरी हो सकता है, चाल हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्त, फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर उसमें आपको अंकीय मान दिख रहे हैं तो उसको हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड या परिमाण। आप यह पॉइंट समझ गए होंगे दोस्त। परिमाण किसे कहेंगे? जब आप किसी भौतिक राशि का, किसी भी भौतिक राशि का आप उसका अंकीय मान देख रहे हैं, अगर दिख रहा है, अंकीय मान उपलब्ध है, अंकीय मान उपस्थित है, तो वो अंकीय मान उस भौतिक राशि का परिमाण या मैग्नीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त? मैग्नीट्यूड कहलाएगा। आइए सेकंड पॉइंट को समझते हैं। समझिएगा दोस्त, क्या कह रहा है? किसी वस्तु के दूरी एवं विस्थापन में क्या अंतर है? समझेंगे दोस्त, इसे हम समझेंगे। आइए समझते हैं, दूरी और विस्थापन में थोड़ा क्या अंतर होते हैं, समझेंगे। देखिएगा दोस्त, ये इस प्रकार मान लीजिए कि ये आपका हो जाएगा दूरी और विस्थापन। समझेंगे दोस्त, आपने एक बस को देखा कि वो 25 किलोमीटर दूरी ट्रेवल किया। समझेंगे? आप जिस बस पर बैठे हैं, और समझ लीजिए ऐसा कि आप अपने गांव से नानी गांव जा रहे हैं, और आपके गांव से और आपके नानी गांव के बीच में 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितने का डिस्टेंस है दोस्त? 25 किलोमीटर का। तो यानी ये जो 25 किलोमीटर है आपका दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 25 किलोमीटर क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। अब समझेंगे दोस्त थोड़ा। अब आपके एक थोड़ा ड्राइंग बना रहे हैं, थोड़ा समझेंगे। समझिएगा कि ये आपका घर है। क्या है? ये आपका घर है, और ये आपके नानी का घर है, और आपने यहाँ पर गए और यहाँ पर गए, और ये आपका 15 किलोमीटर का था रास्ता, और ये आपका 10 किलोमीटर का था। कितने किलोमीटर का था दोस्त? ये 15 का था और ये 10 का था। और आपने टोटल दूरी यहाँ पर गए, और टोटल दूरी कितना ट्रेवल किया? 25। कितना दोस्त? 25। आप यहाँ से चलें, यहाँ पर गए, फिर पुनः आप कहाँ पहुँच गए? अपने नानी के घर पहुँच गए। आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 25 किलोमीटर। कितना दोस्त? 25 किलोमीटर। समझेंगे थोड़ा दोस्त। अब आइए विस्थापन की बात की जाए, समझेंगे थोड़ा। आपने यहाँ पर आपका ये घर हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे आपका नानी का घर हो जाएगा, और यहाँ पर एक मोड़ था, जैसा कि आप जानते हैं, ये 15 किलोमीटर और ये 10 किलोमीटर। समझेंगे दोस्त, थोड़ा धैर्य रखकर समझने की कोशिश करेंगे। सेम वही है, वही जगह, ये आपका घर है, ये नानी के आपके घर है, और हमने एक मोड़ लिया था, जो एक मोड़ है। आपने यहाँ से यहाँ तक आए
तो 25 किलोमीटर लगा। क्या लगा दोस्त? 25 किलोमीटर आपने दूरी तय किया। परंतु दोस्त समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, आपको जब अपने नानी के घर ही जाना है तो यह भी तो डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ से यहाँ। समझेंगे दोस्त, उसके बाद हम एक एक चीज़ को आपको बताएंगे, परिभाषा के रूप में हर एक चीज़ बताएंगे, पहले समझेंगे। यह भी डिस्टेंस तो हो सकता है दोस्त, परंतु आप डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? तो आप देखिए ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आपका 225 यानी 225 कैसे हो जाएगा? 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 225 प्लस ये 100 हो जाएगा, यानी अंडर रूट में 335 आएगा दोस्त। और आप देखेंगे दोस्त कि ये और यहाँ के बीच की दूरी क्या आ जाएगी? अंडर रूट में 335। समझेंगे दोस्त, हमने यहां से यहां से आया तो हमने इसको क्या बोला? दूरी बोला। परंतु जब विस्थापन का बात आएगा दोस्त, विस्थापन भी दूरी है। समझेंगे थोड़ा ध्यान से, विस्थापन भी एक रूप से दूरी है, लेकिन दूरी में सिर्फ और सिर्फ आपका अंकीय मान है, परिमाण है दोस्त। दूरी में सिर्फ और सिर्फ परिमाण है, परिमाण है, यानी उसका सिर्फ और सिर्फ आपको अंकीय मान से मतलब है। जब आप यही विस्थापन का बात होगा दोस्त, ध्यान से सुनेंगे, जब यही विस्थापन का बात होगा या डिस्प्लेसमेंट का बात होगा, तो डिस्प्लेसमेंट में वो चीजें ली जाती हैं जो सबसे शॉर्टेड डिस्टेंस हो, सबसे छोटी दूरी हो। दूरी तो कुछ भी हो सकती है दोस्त, दूरी कुछ भी हो सकती है। आप कितना भी चल लीजिए, कितना भी आप जितना भी ट्रेवल करना चाहते हैं, कितना भी गति में आप जाना चाहते हैं, जितनी भी डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं, डिस्टेंस कवर कर लीजिए दोस्त। वो सभी चीजें उनके अंकीय मान किस में आ जाएंगे? आपके दूरी में आ जाएंगे। परंतु उसी जगह पर पहुंचने के लिए आपने सोचा कि हम सबसे छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करें। क्या दोस्त? सबसे छोटा डिस्टेंस। बस इतना समझिएगा कि विस्थापन ये आलस वाला विद्यार्थी है। क्या? कैसा? आलस वाला विद्यार्थी, और ये मेहनत करने वाला विद्यार्थी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्त? समझेंगे। ऐसा इस वजह से कह रहे हैं कि जाहिर सा जो थोड़ा आलसी होते हैं छात्र, तो वो सोचते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं जिससे यह काम बहुत कम समय में हो जाए, बहुत कम एफर्ट लगाना पड़े। आप देखेंगे दोस्त, क्या करना पड़े? बहुत कम एफर्ट लगाना पड़े। जब जो मेहनती होते हैं वो क्या सोचते हैं? कैसा भी हो, कितना भी हो, कितना भी मेहनत करना, हम उसको चल लेंगे। बस यही थोड़ा अंतर है दोस्त। विस्थापन का जब कभी भी बात आएगा दोस्त, तो बस इतना समझिएगा कि वैसा दूरी जो सबसे छोटी दूरी हो, दो प्लेसों के बीच में या दो स्थानों के बीच में या जितनी भी दूरी तय की गई हो, तो उनके बीच में अगर आप सबसे छोटा डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? वह क्या हो जाएगा? आपका विस्थापन हो जाएगा। आइए समझते हैं। ये एक पॉइंट हुआ, ये आपका विस्थापन का एक पॉइंट हुआ समझने के लिए। समझने के लिए क्या हुआ दोस्त? ये आपका एक पॉइंट हुआ, यानी कि पहला पॉइंट क्या निकल कर आया दोस्त? दूरी कितना भी चल सकते हैं। एकदम खाटी भाषा में समझा रहे हैं दोस्त, एकदम जो आप अपने स्तर पर जो भी भाषाएं जानते होंगे उस भाषाओं पर हम समझ आ रहे हैं। और सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटी दूरी, ये एक पॉइंट हुआ समझने के लिए। दूसरा पॉइंट समझिएगा दोस्त। दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपके दूरी में दोस्त जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस वाली राशि है, जो भौतिक राशि है, उसमें आपका दिशा नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्त? दिशा नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्त? दिशा नहीं होता है। दिशा नहीं होने का मतलब कि जाहिर सी बात है दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका घर आपके स्कूल के बीच में 25 किलोमीटर का दूरी है, तो सिंपल बात 25 किलोमीटर की दूरी है और इससे कोई मतलब नहीं है। उसको पूरब चलना है, पश्चिम चलना है, दक्षिण चलना है, ऊपर चलना है, नीचे चलना है, उससे कोई लेना देना नहीं है। 25 किलोमीटर की दूरी है तो है, बात खत्म। इसमें क्या दिशा का बात नहीं होता है। परंतु जब वही विस्थापन में आएंगे तो यहां पर दिशा की बात की जाती है दोस्त, दिशा की बात की जाती है। मतलब समझेंगे,
समझेंगे दोस्त, आपने देखा था हम किस प्रकार हमने अपने घर से और अपनी नानी के घर गए थे। ये हमने कोई मतलब नहीं है, हमको दिशा से कोई मतलब नहीं है, हमको यहाँ पर जाना है, जैसे भी जाना है हम चले आएंगे, 15 किलोमीटर चलें, 10 किलोमीटर चलें, हम पहुँच गए। परंतु जब आप एक खास दिशा का प्रयोग करेंगे, और उस खास दिशा का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि हमको सबसे छोटा डिस्टेंस अपनाना है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। आपने देखा दोस्त, ये यहाँ पर गए, ये यहाँ पर गए, इसको दिशा से कोई मतलब नहीं है, परंतु आपको सबसे छोटा डिस्टेंस अपनाने के लिए, यानी अपने घर से अपने नानी घर जाने के लिए सबसे छोटा डिस्टेंस अपनाने के लिए आपको एक खास दिशा में चलना होगा दोस्त, एक खास दिशा का अनुसरण करना होगा। जब दूरी के साथ दिशा जुड़ जाए तो वो विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? विस्थापन। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं दूरी प्लस दिशा। क्या हो जाएगा दोस्त? विस्थापन हो जाएगा। आइए एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं, समझेंगे दोस्त। ये दूसरा पॉइंट हुआ है, दोनों का क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं दोस्त, समझेगा। तीसरा पॉइंट समझेंगे दोस्त। तीसरा पॉइंट हम इस बात को देखते हुए समझ रहे हैं दोस्त कि क्या दूरी जीरो हो सकता है? समझेंगे दोस्त, ये थोड़ा ध्यान देंगे। क्या दूरी जीरो हो सकता है? हाँ, हो सकता है, एक ही कंडीशन में। वो कौन सा कंडीशन है? जब आप गति ही नहीं करेंगे, अपने पॉइंट पर बने ही रहेंगे, गति ही नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है दूरी जीरो ही होगी। परंतु आप कुछ दूरी तक चले हैं, आप मोशन किए हैं, आप गति किए हैं, तो आप गति किए हैं तो उस गति के कारण आप जितने भी चले होंगे दोस्त, उन सभी को आप जब जोड़ेंगे तो जो प्राप्त होगा वो दूरी होगा। क्या होगा दोस्त? वो दूरी होगा। यानी कि सिंपल बात ये रखना है कि दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कभी भी नहीं जीरो हो सकती, ना निगेटिव हो सकती है। दूरी हमेशा धनात्मक होगी। कैसी होगी दोस्त? हमेशा धनात्मक होगी। दूरी कैसी होगी? हमेशा धनात्मक होगी। यानी हमेशा जब कभी भी दूरी का बात आएगा दोस्त, तो सिंपल बात ध्यान में रखिएगा, दूरी हमेशा जुड़ेगी, हमेशा जुड़ती रहेगी। अब आइए विस्थापन पर बात करते हैं दोस्त। विस्थापन का थर्ड पॉइंट समझिएगा। इसमें देखिएगा दोस्त, इसमें दूरी जीरो हो सकती है, यानी विस्थापन जीरो हो सकता है। समझेगा? दूरी क्यों इसमें जीरो हो जा रही है, एक बात समझिएगा ध्यान से। दूरी कभी भी जीरो नहीं होगी, उसका जो परिमाण होगा, जो अंकीय मान होगा, वो कभी भी जीरो नहीं होगी। परंतु जब विस्थापन पर आते हैं दोस्त, तो इनका दिशा परिवर्तन होता है। जब दिशा परिवर्तन हो जाता है तो इनकी जो वैल्यू होती है विस्थापन की, वो जीरो हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। यानी कि समझेंगे दोस्त, ये धनात्मक, जीरो और ऋणात्मक विस्थापन तीनों हो सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे दोस्त। हमने 3 अंतर बताए। क्या बताएं? पहला कि ये कितना भी चल सकते हैं, यानी कि ये जितने भी चलेंगे आपको दूरी निकल जाएगा कितना चल रहे हैं। दिशा नहीं होता है, दूरी में कोई दिशा नहीं होता है, या पॉजिटिव सिर्फ होते हैं, निगेटिव नहीं होते हैं, जीरो भी नहीं हो सकते हैं। सबसे छोटी डिस्टेंस यानी विस्थापन को कवर करने के लिए, यानी विस्थापन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एक ही कंडीशन है दोस्त, आपको सबसे छोटा डिस्टेंस चूज करना होगा और एक खास दिशा में, एक खास दिशा का निर्माण करना होगा, ताकि हम वहां पर अपने लक्ष्य पर सबसे छोटा डिस्टेंस अपनाते हुए पहुंच जाएं। और तीसरा पॉइंट यह प्लस, जीरो और माइनस, यानी कि यह निगेटिव, शून्य और धनात्मक, कौन? विस्थापन। ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। हमने अभी क्या समझा दोस्त? हमने अभी आपको यह समझाया कि हमने क्या समझा दोस्त? अभी हमने यह समझा कि किसी वस्तु का दूरी और विस्थापन में हमने मुख्यतः 3 बातों को ध्यान में रखते हुए इनके अंतर के बारे में बातें की। ये आप देख सकते हैं दोस्त, आपके लिए एक टेबल है, आप इस प्रकार देख सकते हैं। क्या है दूरी में? देखिएगा दोस्त, क्या है लिखा है कि यह वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई होती है, यानी कोई भी वस्तु कितनी लंबाई चल रही है, वो मुड़े, कहीं पर मुड़े, कोई दिशा अपनाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जितना चल रही है वो क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्त? वो क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। उसी प्रकार जब यह एक अदिश राशि है, थोड़ा आगे चलेंगे तो राशियों के बारे में बात करेंगे, समझिएगा। अदिश राशि सिंपल क्या है, एक बात समझ लीजिए, जिसमें सिर्फ परिमाण दिखाई दे रहा हो वो अदिश राशि है।
दिशा का बात नहीं हो रहा हो। अदिश, दिश को दिशा से रिलेट कीजिए और दिशा का समझेंगे दोस्त, याद करने का एक ट्रिक बता रहे हैं। अदिश राशि, अदिश राशि का मतलब जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा न हो, तो अदिश, उल्टा हो जाएगा किसका, दिशा का। जब दिशा का उल्टा हो जाएगा तो दिशा रहेगा ही नहीं। तो ये याद करने का एक ट्रिक है, आप समझ सकते हैं इससे कि अदिश राशि उसे कहेंगे जिसमें दिशा पाई ही नहीं जाती हो। यानी कि क्या दूरी एक अदिश राशि है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ अंकीय मान दिखाई देते हैं, दिशा का उससे कोई मतलब नहीं है। आगे देखेंगे क्या कह रहा है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जैसा कि हमने आपको बताया। दूरी क्या होती है? हमेशा कैसी होती है दोस्त? धनात्मक होती है। दूरी विस्थापन के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। यानी कि एक कंसेप्ट यहाँ पर समझिएगा दोस्त, दूरी क्या हो सकती है? दूरी क्या हो सकती है दोस्त? दूरी आपकी विस्थापन के बराबर भी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है दोस्त। इस कंसेप्ट को हम अपने अगले नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे तो इस चीज़ को समझाएंगे। आइए पहले इसको एक बार देख लेते हैं, समझेंगे। फिर क्या कह रहा है, जैसे आप एग्जाम्पल दिया है दोस्त, नीचे एक व्यक्ति है, फिगर देख सकते हैं। क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 10 मीटर आगे और फिर 10 मीटर पीछे चलता है तो उसका दूरी टोटल क्या हो जाएगी? 20। क्या हो जाएगी दोस्त? 20। वो आगे चले, पीछे चले, दाएं मुड़े, बाएं मुड़े, ऊपर चले, नीचे, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। वो कितना लंबाई चला है, वो कितना लंबाई ट्रेवल किया है, हमको उससे मतलब है। और जितना लंबाई ट्रेवल किया होगा उसको हम सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। वो हमारा क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। अब आइए विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन क्या है? यह प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की स्थिति दर्शाता है। इसको, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है, एक पॉइंट आगे है। जब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपना ना दोस्त, तो उसमें हम औसत दूरी का बात आएगा, औसत वेग का बात आएगा। अभी वेग समझेंगे, फिर औसत वेग समझेंगे, तो ये वहाँ पर कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। सिर्फ एक बात, एक चीज़ों को एक बार दिमाग में डाल लीजिए ताकि जब हम उस समय आएंगे तो समझाएंगे। विस्थापन कैसी है? एक सदिश राशि है। सदिश, साथ हो, दिशा, मतलब साथ, दिशा, दिशा, यानी कि जो जिसमें दिशा साथ हो उसे हम क्या कहेंगे? सदिश राशि। इनमें दिशा का ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसा कि हमने आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य तीनों हो सकते हैं, जैसा कि हमने आपको लिखाया है दोस्त, बताया है। प्लस, जीरो, माइनस, ये तीनों हो सकते हैं। विस्थापन धन ये हो सकता है विस्थापन दूरी के बराबर या उससे कम। यानी कि जब दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है तो जाहिर सी बात है विस्थापन भी दूरी के बराबर हो सकता है, परंतु दूरी हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है दोस्त विस्थापन दूरी से हमेशा क्या होगा? कम होगा। चिंता बिल्कुल नहीं करना है दोस्त, समझ लीजिए एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ को हम आपके कॉपी में लिखवा देंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। चलिए आइए समझते हैं। उसी उदाहरण को ध्यान में रखते हुए समझेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्त? यहाँ पर एक बात थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा सिर्फ देखेंगे, उसके बाद सेशन को यहाँ पर समाप्त करेंगे। अगर आप यहाँ से चलना चालू किए हैं जो 10 मीटर है, यहाँ पर गए, उसके बाद पुनः यहाँ पर आ गए, तो यानी 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर 10 मीटर ट्रेवल किया, तो दूरी आपकी तो 20 मीटर हो जाएगी। लेकिन विस्थापन समझेगा, यहाँ पर चलें और पुनः यहीं पर वापस आ गए तो समझेंगे दोस्त। हमने एक कंसेप्ट आपको बताया था, क्या बताया था? कि उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमको सबसे छोटा डिस्टेंस अपनाना है। अब समझिएगा, हम यहाँ पर हैं और यहीं पर पुनः आ गए, तो यहीं पर पहुँचने के लिए हमको कुछ चलने का जरूरत है, समझेंगे दोस्त। हमने गया फिर वापस आए, दूरी तो 20 मीटर हो जाएगी, लेकिन विस्थापन का जब कंसेप्ट हम पढ़े थे तो उसमें हमने सिंपल यही बात बोला था आपको कि वहां जिस लक्ष्य तक आपको पहुंचना है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको सबसे छोटा डिस्टेंस अपनाना पड़े, वही हो जाएगा विस्थापन। अब समझिएगा, यहां पर थे आप और यहीं पर पुनः आ गए तो कुछ चले ही नहीं, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्त? जीरो। तो वही बातें कह रहा है दोस्त, क्या हो जाएगा? उसी उदाहरण को, यानी 10 मीटर आप आगे चले फिर 10 मीटर पीछे आ गए तो विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो। तो आइए दोस्त यहाँ पर चलते हैं, सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जहाँ पर ये प्रश्न है दोस्त। इन प्रश्नों को आप कर एक बार आइएगा और इसे हम आशा करता हूँ कि आप जो चीज़ें अभी समझे होंगे आप आसानी से ये 3 प्रश्नों को कर ले जाएंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे दोस्त 8.1.2 जहाँ पर पॉइंट है एक समान गति और एक असमान गति। तो चलिए दोस्त यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं। आई थिंक आप अच्छे से समझे होंगे। हमने पहले क्या समझाया, मोशन, गति क्या चीज़ है, उनके बारे में भूमिका उनके बताया, क्या चीज़ें हो सकती हैं, किसके रिस्पेक्ट में हो सकती हैं, एक्चुअल गति का क्या मतलब होता है, हमने ये चीज़ें बताया। उसके बाद एक 2 कंसेप्ट बनाए छोटा छोटा, दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, और दूरी और विस्थापन में हमने भरपूर 3-4 पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हमने अंतर समझा।
कुछ 2 पॉइंटें हैं दोस्त जो हमने देखा था कि आरंभिक माइनस फाइनल माइनस आरंभिक बटा में समय जो भी होगा उन चीज़ों को हम आगे अपने पॉइंट में पढ़ने वाले दोस्त। तो चलिए दोस्त मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।